देखो शांत था, एक मिनट बस, वो पेन नीचे रख दो, बांध बनाना, पेन नीचे कर दो, आवाज को करना ब्रो, पेन नीचे कर। ठीक है, अभी तक यूनिट, इस यूनिट में अपन लगभग पिछले 8 या 10 दिन से पढ़ते आए हैं क्या, सिस्टम्स, चाहे यूटेक्टिक सिस्टम हो, आइसोमॉर्फस सिस्टम हो, यूटेक्टोइड सिस्टम हो या फिर पेरिटेक्टिक सिस्टम, ये सब जितना भी आपने पढ़ा है ना वो सिर्फ सिंगल आयरन कार्बन डायग्राम के लिए पढ़ा है। 4 सिस्टम मैंने आपको करवाया, 4 के चारों सिस्टम आपने सिर्फ और सिर्फ आयरन कार्बन डायग्राम के लिए पढ़ा। अब इस डायग्राम पे आपको पूरे सिस्टम्स दिखाई देंगे, बट आइसोमॉर्फस जो सिस्टम है आपको इसके और ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपको आइसोमॉर्फस सिस्टम दिखाई देगा। अब अगर आपने सेक्शनिंग बीच में कर दी तो आपको आइसोमॉर्फस सिस्टम भी यहां से आपको दिखाई देने लगेगा, बट एक सिंगल डायग्राम में बहुत सारी चीजें आप नहीं देख सकते। इसके अंदर की जितनी आप एनालिसिस करोगे उतना ही डेप्थ में जाते जाओगे। जैसे ट्रिपल टी डायग्राम जो आप पढ़ते हैं, तो ट्रिपल टी डायग्राम जो है वो सेपरेट पार्ट में जाता है, हम उसको सेपरेट एनालिसिस करते हैं, बट वो है क्या, वो आयरन कार्बन डायग्राम का हिस्सा, वो भी किस पार्ट का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की वो एनालिसिस, मतलब सिर्फ इतने का गेम है पूरा आपका ट्रिपल टी डायग्राम। ट्रिपल टी डायग्राम सिर्फ आप इतने का पढ़ते हो, मतलब इतने को अगर आपने सेपरेट कर दिया तो आप इसके लिए वो आपका ट्रिपल टी डायग्राम अलग से, ठीक है ना। इसके अलावा जितना भी आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हो, तो हीट ट्रीटमेंट में भी आपका सिर्फ और सिर्फ रोल इतने का ही रहता है, यहां से लेके यहां तक, मतलब 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्टील, मतलब 0 से 2% स्टील, यहां से लेके यहां तक पूरा किसका गेम रहेगा आपका, किसका, स्टील या हीट ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो सिर्फ हम इतने का करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। अब देखें इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए 2 एक्सिस मेजर रिस्पॉन्सिबल है, पहला एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो हमारे एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में बात करूं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन है, आप कार्बन की मात्रा धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और वाई एक्सिस में क्या है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में, टेम्परेचर मेरा डिग्री सेल्सियस में, अगर केल्विन लेंगे तो हर एक वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में है और एक्स एक्सिस में आपका क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब अगर आपका प्योर आयरन है तो प्योर आयरन के टोटल 3 फेज है, पहला अल्फा आयरन, दूसरा गामा आयरन और तीसरा डेल्टा आयरन। अल्फा आयरन है तो उसका नेचर अलग है, गामा आयरन है तो उसका नेचर अलग है, और डेल्टा आयरन है, तीनों के नेचर अलग है, मतलब प्रॉपर्टीज ही तीनों की क्या है, एक दूसरे से वेरी कर रही है, मतलब डिफरेंट। बट जैसे जैसे आप कार्बन की मात्रा इसमें मिलाते जा रहे हो और कार्बन की मात्रा को मिलाने के साथ साथ आप टेम्परेचर में बदलाव कर रहे हो, तो इसमें और ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे हैं, और वो सभी चेंजेस हमको कहां दिखाई देते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम। चेंजेस का इन द सेंस, अगर आपने कार्बन की मात्रा लगभग 0 से 2% तक की, तो वो आपका मिक्सचर जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्टील मिल रहा है। अगर आपने कार्बन की मात्रा 2% से ज्यादा कर दी तो आपको क्या मिल रहा है, कास्ट। तो स्टील की एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, क्या है कि स्टील इज एन एलॉय व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन अप टू 2%। अब स्टील के भी कई सारे टाइप्स हैं, अब स्टील में थोड़ा सा मैग्नीज मिलाओगे, थोड़ा सा मैग्नीशियम मिलाओगे, थोड़ा सा क्रोमियम मिलाओगे, तो जब आप एलॉय का फॉर्मेशन करते हो तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है कि एलॉय की वजह से आपको एक्स्ट्रा उसकी क्वालिटी क्या हो सके, मिल सके, ठीक है। बट मेजर जो है इसमें वो आपका क्या है, कार्बन है और आयरन। तो अगर कार्बन की मात्रा 2% तक है तो वो स्टील है, और कार्बन की मात्रा अगर आपने 2% से ज्यादा कर दी तो क्या हो गया, कास्ट। अब कास्ट आयरन के साथ साथ क्या है इसमें कि जैसे आपने नॉर्मल आपका रूम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में आपने आयरन को हीट किया, जब आप आयरन को हीट करते हो तो आयरन के पास मैग्नेटिक टेंडेंसी रहती है, इसके साथ साथ उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, बीसीसी रहते हैं। बट जैसे आप इसको और हीट करते हो तो जैसे 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये पहुंचता है तो ये अपनी मैग्नेटिक टेंडेंसी खो देता है, क्या हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक। फिर आप इसको फर्दर और हीट करते हो तो ये गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, एफसीसी। फिर फर्दर अगर आपने और हीट किया तो ये एफसीसी से किस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा आयरन में कन्वर्ट हो गया। डेल्टा आयरन इन द सेंस मतलब इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वापस क्या मिल गया, इसको बीसीसी मिल गया। तो कुछ इस तरह इसमें वेरिएशन आता है। अब देखें अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इस मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो अगर हम मिक्सचर को कूल कर रहे हैं तो कूलिंग के दौरान हमने देखा कि जैसे अगर अभी मैं अगर 0 से लेके लगभग यहां पास 0.1% तक कार्बन की अगर मैं एनालिसिस करूं तो यहां अगर मैं देख रहा हूं कि अगर मैंने आयरन को क्या किया, कूल किया, अगर आयरन को कूल किया लिक्विड से
तो 1530 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद कूल कर रहा हूं, मतलब पहले टेम्परेचर 1530 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। अब अगर मैं कूल करके इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ला रहा हूं, तो आयरन जब मेरा प्योर है, कॉन्सेप्ट को समझना, आयरन जब मेरा प्योर है, तो प्योर आयरन है, तो 1530 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वापस से फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब सॉलिड बनना स्टार्ट हो रहा है। जब मेरा मेटल प्योर है तो मेल्टिंग टेम्परेचर मेरा मैक्सिमम रहेगा, ऐसा राउट्स लॉ में मैंने लिखवाया। तो यहां पूरे अगर तुम डायग्राम पे देखो तो आयरन प्योर तुम्हारा किस पॉइंट में है, इस पॉइंट में, तो सबसे पीक पॉइंट तुमको कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो राउट्स लॉ यूटेक्टिक सिस्टम में मैंने बताया था कि जब भी हमारा मिक्सचर जब हमारा प्योर रहे, तो प्योर फॉर्म में जब हमारा एलिमेंट है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा, और जैसे जैसे आप इंप्योरिटी बढ़ाते जाओगे तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये पूरी कंडीशन मेरी क्या है, यहां से पूरी कंडीशन लिक्विड की, बट यहां पास मेरा प्योर आयरन, जब प्योर आयरन है तो मैंने टेम्परेचर ड्रॉप करना स्टार्ट किया। जब टेम्परेचर में ड्रॉप करना स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पीक पॉइंट में मेरे को यहां सॉलिड मिल रहा है। सबसे पहले सॉलिड कहां मिल रहा है, यहां सॉलिड सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है, जहां मेरा मेटल क्या है, प्योर। और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरे कार्बन की मात्रा बढ़ रही है तो मेरा जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब आपने जैसे कूल करना स्टार्ट किया, जब आपने कूल करना स्टार्ट किया तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा पे। और यहां पास आपको क्या मिल रहा है, एक मिक्सचर तैयार हो रहा है, लिक्विड प्लस डेल्टा। एक ऐसा पॉइंट जहां की एक लिक्विड और मतलब लिक्विड प्लस सॉलिड मिलके एक नया सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, पेरिटेक्टिक पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां एक सॉलिड और एक लिक्विड मिलके एक नए सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, पेरिटेक्टिक। तो ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, पेरिटेक्टिक पॉइंट, जहां एक लिक्विड और एक सॉलिड मिलकर क्या कर रहे हैं, गामा एक नए सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नए सॉलिड से मतलब क्या है, डेल्टा आयरन जब आपका है तो डेल्टा आयरन है, इसका मतलब क्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, बीसीसी। गामा आयरन है, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी। मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम में ही पूरी तरह से चेंजेस हो गया। अरेंजमेंट ऑफ एटम में चेंजेस हो गया मतलब उसकी प्रॉपर्टी में ही कहीं ना कहीं मेजर बदलाव हो चुका है। अब प्रॉपर्टीज बदल जाना मतलब वो पूरी तरह से क्या है, न्यू। तो एक ऐसा पॉइंट जहां एक लिक्विड और एक सॉलिड मिलके एक नया सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, पेरिटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा। अब देखो जैसे जैसे मैं इसको कूल करता जा रहा हूं तो मेरे को सॉलिड प्लस लिक्विड मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं और जा रहा हूं तो मेरे को यहां पास मिक्सचर मिल रहा है कि ये सॉलिड जो है धीरे धीरे दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां मेरे को क्या मिल रहा है कि ये लिक्विड जो है डायरेक्ट प्योर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, डेल्टा। यहां से समझना, यहां पर जो थोड़ा बहुत ये चेंज समझ में आ रहा है। यहां से देखो, ये लिक्विड को मैंने कूल किया तो मेरे को लिक्विड प्लस सॉलिड का मिक्सचर मिला। यहां पास अगर मैं जाता हूं तो मेरे को प्योर सॉलिड मिला। फिर इसके नीचे अगर मैं प्योर पे जाता हूं, ध्यान करो आयरन कार्बन का प्योर डायग्राम, प्योर की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा सीधे कन्वर्ट होता था गामा में, और गामा सीधे कन्वर्ट होता था अल्फा में। तो यहां से देखो, ये डेल्टा सीधे कन्वर्ट हो रहा, प्योर है ना, गामा पे, और गामा सीधे कन्वर्ट हो रहा है अल्फा पे। कहीं भी कोई इंटरमीडिएट केस नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि कॉर्नर में मेरा आयरन क्या है, प्योर। कल ही मैंने कूलिंग बिहेवियर करवाया है, तो पहले अल्फा मिलता है, फिर गामा मिलता है, फिर डेल्टा मिलता है। तो जब ये प्योर है तो आपको पूरा यही मिल रहा है। बट जैसे जैसे आप कार्बन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कितने ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे हैं। मतलब वही कार्बन को इंट्रोड्यूस करने पे यहाँ पास आपको मिक्सचर मिल रहा है, लिक्विड प्लस सॉलिड, फिर वही सॉलिड धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है एक नए सॉलिड में, और एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि वो पूरी तरह से ही कन्वर्ट हो गया नए सॉलिड, कोई इंटरमीडिएट फेस ही नहीं। फिर जैसे अब मैंने फिर से इसको कूल किया गामा से, तो जब गामा से मैं कूल कर रहा हूं इसको, तो ये एक नए जोन पे फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहां मेरा फॉर्म होगा अल्फा प्लस गामा, ये मेरा गामा जो है, ये मेरा गामा क्या हो रहा है कि धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा। और यही गामा मेरा किसमें यहां कन्वर्ट हो रहा है, गामा प्लस Fe3C में, मतलब सीमेंट टाइप। मतलब अगर कार्बन की मात्रा यहां अप्रॉक्स अगर 1% है, तो अगर कार्बन की मात्रा मैंने 1% से ज्यादा बढ़ा दी तो यही गामा मेरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा पे। और अगर कार्बन की मात्रा 1 से ज्यादा बढ़ा दी तो यही गामा मेरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सीमेंट टाइप। ये किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन के मिलने की वजह से, कि वही गामा एक जगह कन्वर्ट हो रहा है अल्फा पे, और वही गामा एक जगह कन्वर्ट हो रहा है सीमेंटाइट। अब सीमेंटाइट की अलग प्रॉपर्टीज है, सीमेंटाइट में हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, और अल्फा पे आपका क्या रहेगा, डक्टिलिटी ज्यादा रहेगी। तो अगर आपको डक्टाइल नेचर चाहिए तो आप मिक्सचर यहां तक रखो, और अगर आपको हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है स्टील पे, तो क्या करोगे आप, फॉर्मेशन किसका करोगे, सीमेंटाइट। तो आप कार्बन की मात्रा बढ़ा दोगे तो वही स्टील आपको हार्ड स्टील मिलेगी। टाइप्स ऑफ स्टील में स्टेनलेस स्टील हो गया,
माइल्ड स्टील हो गया, और डिफरेंट टाइप्स की स्टील जो है, तो एज पर रिक्वायरमेंट स्टील की भी वैरायटी अलग अलग है। तो आपको जैसे जिसकी प्रॉपर्टी की जरूरत है तो आप उस हिसाब से आप क्या कर लोगे, यहां से फॉर्म कर लो। अब फिर से, अब ये गामा जो है एक जगह अल्फा पे कन्वर्ट हो रहा है, यही गामा एक जगह Fe3C पे कन्वर्ट हो रहा है, बट एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है मेरे को कि ये गामा मेरा पूरी तरह से नए दोनों मिक्सचर के नए फॉर्म पे कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये अल्फा अलग है और Fe3C अलग है, और गामा क्या है, अलग है। तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो जब एक सॉलिड दो नए सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, तो एक ऐसा पॉइंट जब एक सॉलिड दो नए सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टॉइड पॉइंट। अब यूटेक्टॉइड पॉइंट पे हमको मिलता क्या है, स्टील, इसलिए मैंने यहां लिखा यूटेक्टॉइड स्टील। आ रहा समझ कि एक ऐसा पॉइंट जहां एक सॉलिड दो नए सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, गामा का क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC है, अल्फा का क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC है, और सीमेंट टाइप की तो कहानी ही अलग है, ये पूरी तरह से नया है। ठीक है ना? तो एक सॉलिड जब दो नए सॉलिड मिलता है, एक ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यूटेक्टॉइड पॉइंट बोलते हैं। और वहां स्टील का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, यूटेक्टॉइड स्टील। अब बात होती है यूटेक्टॉइड पॉइंट के पहले की कहानी कुछ अलग है, अल्फा है, और यूटेक्टॉइड पॉइंट के बाद की कहानी कुछ अलग है, Fe3C। तो जो स्टील आपको यूटेक्टॉइड पॉइंट के पहले मिलता है, उस स्टील को हम क्या बोलते हैं, हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, और जो स्टील आपको यूटेक्टॉइड पॉइंट के बाद मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। याद करने का सरल तरीका, हाइपर का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर हाइपर हो जाता है तो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है मतलब यूटेक्टॉइड पॉइंट से ज्यादा, तो यूटेक्टॉइड पॉइंट से ज्यादा मतलब हाइपर यूटेक्टॉइड, और यूटेक्टॉइड पॉइंट से कम मतलब हाइपोयूटेक्टॉइड। यह कहानी आपकी किसकी हुई, पूरी स्टील। अब स्टील कहां तक मिलेगा, जब आपका कार्बन का परसेंटेज कहां हो, 2%। अब आपने क्या किया, फिर आपने कार्बन की मात्रा बढ़ाई। अब कार्बन की मात्रा बढ़ाई तो लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो। तो जब आप लिक्विड को क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, कार्बन की मात्रा बढ़ाई, तो ये लिक्विड अब आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यही लिक्विड जो आपका डेल्टा में कन्वर्ट हो रहा था, ये लिक्विड डायरेक्ट अब किसमें कन्वर्ट होने लगा, गामा है। लिक्विड आयरन और कार्बन का, बट जैसे ही कार्बन की मात्रा आपने बढ़ा दी, तो जो लिक्विड वहां डेल्टा में कन्वर्ट हो रहा था, किसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC मिल रहा था, वही लिक्विड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या मिलने लगा, FCC मिलने लगा। पर है तो आयरन, पर कार्बन की मात्रा ऐसा क्या हो गया कि थोड़ा सा भी हमने बढ़ा दिया, कि अगर मैंने 1.5% से 2.1% कर दिया, तो इतना ज्यादा चेंज आ गया। BCC की पूरी प्रॉपर्टी अलग है, FCC की पूरी प्रॉपर्टी अलग। तो अब यहां पास जब मैं इसको कूल कर रहा हूं, तो क्या मिल रहा है मेरे को, गामा प्लस लिक्विड। अब गामा प्लस लिक्विड मिल रहा है, अगर मैंने कार्बन की मात्रा और बढ़ा दी, लगभग 4.3%, कार्बन की मात्रा और बढ़ा दी मैंने, क्या बढ़ा दी, 4.3%। तो एक ऐसा पॉइंट जब मेरा प्योर लिक्विड दो नए सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, एक गामा और दूसरा Fe3C, तो एक ऐसा पॉइंट जब एक लिक्विड दो नए सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, यूटेक्टिक पॉइंट। और यहां मेरे को मिलने वाला पदार्थ जो है वो है कास्ट आयरन, इसलिए मैंने यहां लिखा यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ठीक है ना? अब यहां देखो, ये प्योर लिक्विड दो नए सॉलिड में मिल रहा है, एक गामा और एक Fe3C, बट यहां पास आपको मिक्सचर मिल रहा है। अगर आपने कार्बन की मात्रा और ज्यादा बढ़ा दी, तो यहां पास आपको लिक्विड प्लस Fe3C मिल रहा है। यही गामा डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे Fe3C। अब मजेदार बात ये है कि यही जो लिक्विड है वो डेल्टा में भी कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट, यही लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गामा में भी, और यही लिक्विड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है Fe3C में। कहीं ऐसा नहीं है, वहां देखो तो सबसे किनारे तुमको पूरा लिक्विड डेल्टा मिल रहा है, बीच में देखो तो पूरा गामा मिल रहा है, और कॉर्नर में देखो तो तुमको सीधा क्या मिल रहा है, Fe3C। बट है तो तुम्हारा प्योर आयरन ही, था तो तुम्हारा आयरन, उसमें थोड़ा सा तुम, अब ज्यादा क्या होता क्या है, 2% और 2.5% में क्या ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी। 2.5% और 4% में बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी। आपने कार्बन की मात्रा बस थोड़े से तो बढ़ाया, बट प्रॉपर्टी में देखो तो धरती आसमान का अंतर नजर आ रहा है। कहाँ Fe3C, कहाँ गामा, कहाँ डेल्टा, इतना ज्यादा इसमें वेरिएशन है। फिर आपने फर्दर इसे कूल किया, अब आप तो ये धीरे धीरे ये लिक्विड पूरी तरह से क्या होने लगा, सॉलिडिफाइड होने लगा। क्या होने लगा, सॉलिडिफाइड होने लगा, पूरा आपको क्या मिल गया, Fe3C। अगर मैं यहाँ नाम दूं तो लिक्विडस लाइन वो लाइन होती है जिसके ऊपर आपको क्या मिलता है, प्योर लिक्विड, और सॉलिडस लाइन वो लाइन होती है जिसके नीचे आपको क्या मिलता है, प्योर सॉलिड। तो ऊपर के अगर मैं इसका नाम दे देता हूं, कोई भी आप नाम दे सकते हो, A, B, C और D, तो ABCD लाइन मेरी क्या कहलाएगी, लिक्विडस लाइन, जिसके ऊपर मेरे को क्या मिलेगा, प्योर लिक्विड। और अगर मैं यहां दे देता हूं P, Q, R,
ये सी है और आर एस, तो क्या हो गया पी क्यू आर सी एस, मेरी क्या होगी सॉलिडस, जिसके नीचे मेरा क्या है प्योर सॉलिड। तो ऊपर वाली लाइन के नीचे ऊपर पूरा प्योर लिक्विड है और इस लाइन के नीचे क्या है प्योर सॉलिड, बट इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट फेस मेरे को मिलेगा लिक्विड प्लस सॉलिड। तो यहां मेरे को देखो लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड और लिक्विड प्लस सॉलिड, ठीक है। अब वापस अगर मैं यहां बात करूं तो यूटेक्टिक पॉइंट के पहले का जो मेरे को कास्ट आयरन मिलेगा तो क्या कहलाएगा हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और यूटेक्टिक पॉइंट के बाद का जो मेरे को कास्ट आयरन मिल रहा है तो क्या कहलाएगा हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ठीक है ना। कास्ट आयरन है मतलब 2% से आगे ही होगा कार्बन का परसेंटेज। अब ये हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन मतलब ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक नहीं, ये तो स्टील का, यहां से लेके यहां तक मेरा क्या कहलाएगा कास्ट आयरन। तो यहां से यहां तक मेरा हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन और यहां से यहां तक मेरा क्या हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ठीक है ना। अब अगर मैं हीट करता हूं, ध्यान से समझो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास अब प्योर सॉलिड है, अब मैं उल्टा चल रहा हूं, अब मैं आपको समझाया ऊपर से नीचे, अब अपन नीचे से ऊपर चलते हैं। तो जब अपन नीचे से ऊपर चलते हैं तो A1 लाइन है, A3 लाइन है, ACM लाइन, ठीक है ना। जब आप नीचे से आप हीट करते हो तो जब आप हीटिंग करते हो तो जहां से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, यहां पास आपका क्या है अल्फा प्लस Fe3C, यहां क्या है अल्फा। अब ये जब आप हीट कर रहे हो तो अल्फा किसमें कन्वर्ट होना चालू हुआ गामा में। यहां अगर आप देखोगे तो यहां भी आपको क्या मिल रहा है गामा प्लस Fe3 से मिल रहा है, बट आप जब इसके ऊपर और हीट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा प्योर। तो जहां A1 लाइन है तो A1 लाइन आपको ये दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया है स्टार्ट हो गया, और A3 लाइन आपको ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। यहां से मेरा अल्फा से गामा में कन्वर्ट होना चालू हुआ था और ये गामा पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो गया गामा, समझ रहे हो। तो यहां मेरा तो जहां ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है तो वो A1 हो गया, और जहां ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है वो मेरा क्या हो गया A3 और ACM में क्या डिफरेंस है, दोनों लाइन ही ये बताती है कि प्योर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बट ये दर्शाती है आपके अल्फा से गामा के लिए और ये आपको बताएगी Fe3 से गामा के लिए, ठीक है ना। ये Fe3 से बाकी ये दोनों लाइन का नाम ही, ये दोनों लाइन ही हमारी क्या कहलाएंगी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये मेरा क्या कहलाएगा A1 लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। अब अगर यूनिट 3 किसी ने पढ़ के रखा है हार्डनिंग, मैंने वहां पूरा आपको स्टील का हीट ट्रीटमेंट करवाया, तो यूनिट 3 अगर आप पढ़ के रखे हैं तो यूनिट 3 में जितनी भी प्रोसेस हैं, चाहे नॉर्मलाइजिंग हो, चाहे हार्डनिंग हो, चाहे एनिलिंग हो, एनिलिंग की खुद 4 टाइप्स है, जितनी भी प्रोसेस आज चारों टाइप, तो आपका जितना भी गेम होता है सिर्फ इतने में ही होता है। कहीं आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रखते हो हीटिंग, कहीं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे रखते हो, कहीं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में हीटिंग करते हो, बट जितना भी गेम है वहां पास हीट ट्रीटमेंट का वो कहां है यहां, ठीक है ना। आज की क्लास तुम्हारा पूरा कॉम्बिनेशन था। अब जो लोग नहीं आए थे तो कुछ लोग को बाउंसर जा रहा होगा, और जो लोग कंटिन्यू बनाए रहे होंगे तो उनको ये डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। बट जो लोग नहीं आए थे तो कुछ को बाउंसर जा रहा होगा, कुछ को ऐसा लग रहा होगा मैग्रा बॉलिंग कर रहा है और मैं हूँ कौन सचिन तेंदुलकर नहीं, लास्ट का जो बैटर करता था क्या सर, गिर जाता है जो बैटिंग करने, हाँ ये जुवेंद्र चहल सर, चहल, हाँ परेशान नहीं हो, ये कंप्लीट है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? यस सर, एक बार देख ले पूरी तरह से। और इसमें लिखने का इतना मटेरियल है कि तुम 20 पन्ने भी लिखोगे ना तो खत्म ना होगा। बोलो क्यों? तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक और यूटेक्टोइड। अब मजेदार बात बताऊं मैं, तो मैंने तीनों का कूलिंग बिहेवियर करवाया है, और तीनों के कूलिंग बिहेवियर में मैंने बताया है कि अंदर कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एक में आपका इंटरलेमिनार स्ट्रक्चर बनता है, और दूसरे में आपका डेंड्राइट के साथ प्रेसिपिटेशन एक में होता है, एक में प्योर डेंड्राइट बनता है। तो ये पूरा आपका किसके अंदर ही है? एसी के अंदर तो है। चाहे तुम यूटेक्टिक सिस्टम को पूरा डिस्क्राइब कर दो, चाहे यूटेक्टोइड को पूरा डिस्क्राइब कर दो, चाहे पेरिटेक्टिक का डिस्क्राइब कर दो, ये पूरा का पूरा तुम्हारा आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर ही तो है। तो तुम अगर इसमें आरजीबीवी के 32 के 32 पन्ने भरना चाहोगे तो भी भर जाएंगे, लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ
नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इसमें इतना मटेरियल है, इतना आप लिख सकते हो कि आपको ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को याद करने के लिए आप अलग से सेपरेट बहुत ज्यादा इसकी स्टडी करो। आप एक बार देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें जितना चाहे उतना लिख सकते हो, ठीक है ना। बंद करो। मजा आ गया।